नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 6 में उन कोड़ों के बारे में चर्चा होगी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना योगदान रखते हैं किसी लाइन, पैरेलल लाइन या कह लें कि वह चतुर्भुजों में भी ज़्यादा उसका योगदान होता है। तो चलिए आज बात करते हैं। उस कोण का नाम है संगत कोण, एकांतर कोण। संगत कोण और एकांतर कोण होते क्या हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे कि संगत कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं। यह तो पिछले वीडियोज़ में बताया जा चुका है कि संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं। चित्र में आप देखकर कैसे पहचान लेंगे, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो क्या चीज़ हैं, क्यों हमें यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि हमें संगत कोण और एकांतर कोण समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, यह सब अंश माप की दृष्टि से आपको तो समझ में आता है, लेकिन जब संगत कोण और एकांतर कोण की बात आती है ना, तो समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इन तमाम चीज़ों को आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन जब सवालें आती हैं, पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है कि नहीं, हाँ ये जो बातें कही गई थी अब समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें संगत कोण और एकांतर कोण के महत्व को समझना है। समझने से पहले एक बार हाईलाइट देखते हैं। यदि आप उस एपिसोड को मिस कर गए हैं तो उस एपिसोड का लिंक इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां क्लिक करके उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हैं, या आप अभी संगत कोण और एकांतर कोण को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। चलिए अब देर न करते हुए हम चलते हैं संगत कोण की ओर। तो संगत कोण क्या होता है? नाम हो गया संगत कोण, और दूसरा नाम होता है एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। संगत कोण जिसे हम इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, और एकांतर कोण यानी यह अल्टरनेटिव एंगल होता है। तो अब यहाँ पर संगत कोण और एकांतर कोण को समझने के लिए हमें पैरेलल लाइन की ज़रूरत पड़ती है। आपको पैरेलल लाइन के बारे में जानकारी है या नहीं है, तो आप हमारे YouTube पे बने हैं तो आपको बहुत सी सारी वीडियोज़ होंगी जहाँ पे आपको पैरेलल लाइन की वीडियोज़ मिल जाएगी। यदि उन वीडियोज़ में आपको समझ में नहीं आया होगा तो पैरेलल लाइन के बारे में चर्चाएं आगे चलेंगी। तो यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन के बारे में नहीं जानना है, जानना क्या है कि संगत कोण और एकांतर कोण। अब देखिए, हमारे पास दो रेखाएं हैं L और M, लेकिन यहाँ पर ये दोनों रेखाएं पैरेलल है या नहीं, यानी समांतर है या नहीं, हमें पता नहीं है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ना क्या है? संगत कोण और एकांतर कोण। क्या पढ़ना है? संगत कोण और एकांतर कोण। तो सबसे पहले उसको हम जानते हैं अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद जानेंगे कि पैरेलल लाइन होता है तो क्या होगा, या जो भी चीज़ें होंगी आपको आगे क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे दो लाइन है, और एक जो है ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी जाए, यानी तिर्यक रेखा, जिसको हम T से दर्शाएंगे, तो आप देखेंगे कि यह दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो यहाँ पर यदि ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल दिखाई दे रहे हैं। अब ये 8 एंगलों का हम नामकरण कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम किसी भी तरीके से नाम लिखें, उनका नामकरण कर दें। नामकरण इसलिए कि अब हम यहाँ मापेंगे नहीं कि यह कितने डिग्री का है, 120 होगा, 60 होगा, क्या होगा, वो अलग चीज़ें हैं। हम जान जाए कि यह पहला कोण है, दूसरा है, तीसरा है, या चौथा, पाँचवा, बस नाम जाने। यहाँ पे उसकी माप जो होगी तो होगी ही, ये नहीं कि उसकी माप नहीं होगी, तो माप होगी। तो पहले हम इनको जाने रहेंगे, तब सवाल में उनको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर बात करेंगे संगत कोण के बारे में। तो संगत कोण का सीधा सा अर्थ होता है कि संगत का अर्थ होता है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत।
तो संगत का अर्थ एकदम नॉर्मल होता है कि अगर दारू पीने वाले के साथ संगत करे तो दारू पीने वाला बन जाएगा, अगर एजुकेशन वालों के साथ अगर संगत करे तो एजुकेशनिस्ट हो जाएगा, यदि आप बिजनेसमैन के साथ संगत करेंगे तो बिजनेसमैन का गुण आपके अंदर आ जाएगा। मतलब जिसका संगत करें, अर्थात संगत का मतलब कि जस का तस। बात को क्लियर करिएगा, सब चीज़ें आपको लग रहा होगा बकवास, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जस का तस, इन तथ्यों को आप जाने रहेंगे तो यहाँ पे आसानी से पकड़ सकते हैं। ये नहीं कि हमें केवल यहीं पे फैक्ट को पकड़ना होगा, आप सभी दिमाग में जो भी बातें चलती है ना वो इजीली इसको सॉल्व कर देती है। यानी जैसे संगत का मतलब कि मेरा दायां हाथ है तो आपका भी दायां हाथ, मेरा दाएं हाथ का अंगूठा तो आपके भी दाएं हाथ का अंगूठा, ये संगत हो गया। अर्थात यहाँ पर हम किसी एक कोण को ले लें। अब कोण ले लिए हमने, मान लिया कि 3 को ले लिया। किसको ले लिया? 3 को। ऐसे ही अटेंडेम में उठा लेते हैं किसको? 3 को ले लिए। अब 3 का संगत कोण कौन होगा? 3 का संगत कोण अब कौन होगा? तो यहाँ पे समझेंगे। अब 3 का पोजीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? पोजीशन। अब 3 जो है एल लाइन पर है। 3 कहाँ है? एल लाइन पर है, और वो भी एल लाइन के नीचे है और राइट साइड में है। कहाँ पर है? 3 एंगल आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ पर है? एल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है। ठीक है, तो अब ये याद रखना है कि इस लाइन के नीचे और दाईं तरफ है, तो उसी तरह जब हम दूसरी लाइन पे आएंगे तो उसके भी नीचे और दाईं तरफ वाला एंगल ही संगत होगा। जिस तरीके से मेरा दायां हाथ तो आपका भी दायां हाथ संगत हो गया, मेरा बायां हाथ तो आपका भी बायां हाथ संगत हो गया, उसी तरीके से इसमें नीचे और दाएं तरफ जो होगा तो इसमें का भी नीचे और दाएं तरफ वाला ही रहेगा, तभी हम उसको संगत कोण कहेंगे। यानी यहाँ पे कोण 7 जो है वह क्या हो गया? कोण 3 का संगत हो गया। यदि पूछा जाए कोण 7 का संगत कोण कौन होगा तो 3, या 3 का पूछा जाएगा तो 7। जैसे कि 2 दोस्त हैं, अब इन दोनों दोस्त को अब ये कहेगा कि ये जो है ये मेरा दोस्त है, ये कहेगा कि मेरा दोस्त है, उसी तरह से ये संगत कोण हो गया कि ये कहेगा कि इसका संगत कोण कौन होगा? ये होगा, और इसका संगत कोण कौन होगा? ये होगा। अब देखिए 3 को उठा लिए, 3 के अलावा किसी और को भी उठा लीजिए। मान लीजिए हमें क्या करना है? 1 को उठा लिए। 1 का संगत कोण कौन होगा? 1 का, 1 देख रहे हैं ऊपर है और लेफ्ट में है, तो यहाँ भी ऊपर आएंगे और लेफ्ट में कौन दिखाई दे रहा है? 5। वहीं एंगल 2 का कौन सा संगत कोण होगा? तो एंगल 2 का कौन सा दिखाई दे रहा है? 6। अब एंगल 4 का बचा, 4 का कौन संगत कोण होगा? 4 का संगत कोण होगा एंगल 8 होगा। अब ये मत देखिएगा कि अरे यहाँ तो 2 6 यानी सम संख्या से कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पे हमने नाम दिया है, कोई भी नाम आप अटेंडेम में रखिए। आपको अभी मैंने होमवर्क एक टास्क दे रहा हूँ कि आप इस नाम को उल्टा पुल्टा रखिए और आप ध्यान से मिलाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि संगत कोण क्या होता है। ज़्यादा इसमें कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है कि संगत कोण ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, क्या ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, अब एकांतर कोण की बात कर लेते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण, तो जब यहाँ पर बातें होती है एकांतर कोण, तो एकांतर का अर्थ होता है एक का अंतर। लेकिन यहाँ पे जब भी बातें होंगी एकांतर कोण की, एकांतर कोण क्या होते हैं तो उसमें अंतः एकांतर कोण आता है। कौन सा आता है? अंतः, जो हम नॉर्मली रूप से हम लोग एकांतर कोण कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे किसको देखा जाता है? अंतः एकांतर कोण। अंतः का मतलब कि इन लाइन के बीच का जो कोण होंगे, इन लाइन के बीच में कौन है? 2 है, 3 है, 5 और 8 है, यानी कि 1 4 और इधर से 6 7 क्या है? आउट है, बाहर है, एक्सटीरियर है। अंतः का मतलब इंटीरियर यानी अंदर में, इस लाइन के अंदर वाला कोण। आपको समझ में आ गया? अब अंदर में क्या करेंगे कि मान लीजिए एंगल 2 को ले लिए, तो एंगल 2 का एकांतर कोण कौन होगा? एंगल 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा? तो एंगल 2। अब एकांतर में क्या करना है? तो एंगल 2 में जो अब तो लेना है अंतः पर, तो एक इस पॉइंट का एंगल होना चाहिए, एक इस पॉइंट का होना चाहिए। तो इसमें 2 3 5 8 यही चारों लेना है। अब इस चारों में जब 2 लिए तो 2 के और 5 नहीं, एक का अंतर, एक इधर वाला लिए हैं, इस पॉइंट पे एक इधर वाला लिए, तो इस पॉइंट पे इधर वाला ले लेंगे। बस यही ध्यान देना होगा। यानी कि एंगल 3 का एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा? एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 5 हो जाएगा। अब देखिए एकांतर आपको समझ में आया कि अंतः एकांतर का अर्थात एकांतर कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतः एकांतर कोण लेना है। अंतः में हमें 4 कोण दिखाई दे रहा है, अगर इसको ले रहे हैं तो इस पे
एक का अंतर इधर वाला, इस पे लेंगे तो इसका एक अंतर ये होगा। अब देखिए इनका महत्व क्या है कि यदि यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा महत्व क्यों आता है। यदि L समांतर M, समांतर रेखा को एक बार मैं बता देता हूँ, डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये दो रेखाएं ऐसी होंगी कि इनको इधर चाहे इधर यानी दोनों तरफ कितना ही बढ़ाया जाए ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। और क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनके बीच की दूरी कहीं पर भी लंबवत, दूरी का मतलब होता है लंबवत, दूरी का मतलब लंबवत, क्यों कभी भी कहीं भी दूरी नापी जाएगी, कहीं भी आप मापेंगे तो लंबवत दूरी को ही वहाँ पर रखा जाएगा कि नहीं हाँ हमसे कितना दूर है। यह नहीं कि आप रास्ता घूम करके आपको रूम के पीछे जाना है तो आप घूम के गए तो कितनी दूरी हो गई, लेकिन वहाँ पर अगर उस दीवार को हटा दिया जाएगा तो दूरी कितनी रहेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लंबवत दूरी की बात हो रही है। लंबवत दूरी सभी जगह बराबर, जब सभी जगह बराबर ही रहेगा तो मिलेगा कब, ना चौड़ा होगा ना मिलेगा, अर्थात वह समांतर हो जाता है। अब देखिए जब यदि यल और यम यानी जो भी दो रेखा है, अब उसका नाम यल यम हो चाहे के हो चाहे कुछ भी हो, यम यन कुछ भी हो, कोई भी नाम दे सकते हैं। और जब भी दो रेखाएं रहेंगी और एक तिर्यक रेखा काट दे और वो दो रेखाएं क्या हैं समांतर, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर। बात समझ रहे हैं? संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर। अब हुई ना एकदम फैक्ट वाली बात कि मान लीजिए कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ पर अगर हमें एंगल मालूम है, एंगल 1 मालूम है 120, कितना मालूम है 120, तब देखिए 1 जो है किसके बराबर है 5 के, यानी 5 की भी वैल्यू हो गई 120। अब 5 की जब वैल्यू 120 हो गई तो आप यहाँ पे देखें 5 की वैल्यू जब है तो एकांतर कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो 5 की वैल्यू मालूम होगी यानी 3 की वैल्यू मालूम होगी। जब 3 की वैल्यू मालूम हो गई तो आप देखिए 3 की वैल्यू 7 के बराबर है, यानी 7 की भी वैल्यू फाइंड हो गई। फाइंड हुई या नहीं? हो गई फाइंड, अर्थात 1 की वैल्यू 3, 5 और 7। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इनका जो है चारों का मान इक्वल हो जाएगा। वही अब रह गई इसका मान निकालने के लिए, तो हमने बताया था पिछले वीडियोज में रेखीय युग्म के बारे में कि रेखीय या लाइन है तो यह रेखीय युग्म बना रहा है, यानी इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो जाकर देखिए ना, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब पूरी स्क्रिप्ट समझ में आएगी, तब कहानी समझ में आएगी। क्योंकि यह एपिसोड नंबर 6 है ना, तो आप एपिसोड नंबर 1 से शुरू करिए, 6 पे आइए, देखिए सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब 180 में से इसको निकाल करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब 4 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आप देख सकते हैं 4 की वैल्यू फाइंड हो गई तो यानी 8 की वैल्यू फाइंड होगी। जब 8 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो 2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो 6, यानी 4, 2, 8, 6। इन जो बचे 4 थे चारों की वैल्यू फाइंड हो गई। यदि जब ये समांतर रेखा रहेंगे तब, समांतर रेखा हुआ नहीं कि संगत कोण और एकांतर कोण आपस में बराबर हुआ। जैसे ही एकांतर कोण और संगत कोण बराबर हुआ यानी कि हम यहाँ पे 8 कोण हैं, 8 को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात रही कि मान लीजिए कि हमें नहीं पता है कि यल समांतर यन है, हमें नहीं पता है कि यल समांतर यम है, लेकिन हमें पता हो गया पहला कि संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण, अब यहाँ पे यदि संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर, और दूसरा एकांतर कोण बराबर। अब बात को समझिएगा, फैक्ट को इजली समझ में आ जाएगा। अब देखिए बात वही हुई ना कि ये दोनों दोस्त हैं। क्या हैं? ये दोनों दोस्त हैं। अब इसका मित्र ये होगा तो क्या इसका मित्र ये नहीं होगा? होगा, दोनों ही मित्र है। अगर इसका मित्र ये होगा और इसका दुश्मन ये होगा तो ये दोनों आपस में मित्र हुए कहाँ? नहीं ना हो सकते, फ्रेंड कभी कहलाएंगे ही नहीं। अब तो वही हो गई ना बात कि एक लोग एक को पसंद करते हैं और ये दूसरा जो है कि इसको पसंद करता ही नहीं है।
तो अब यहाँ पे वो बातें नहीं होगी कि जब समांतर था तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। रूल कहता है यही होता है। और जब हम समांतर रेखा खींचेंगे, एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा खींचेंगे और मापेंगे, तो जो ये फैक्ट कर रहा है कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, वो होता ही है। ये सिद्ध किया गया है। माप करके आप बना करके देखिए, पैरेलल लाइन को बनाइए, उसको फिर ऐसे पूरा फिगर बनाइए और ये एक समांतर होना चाहिए दोनों, और करेंगे तो आपको एकदम करेक्ट आएगा संगत कोण बराबर। तो जब संगत कोण समांतर होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। यदि हमें समांतर नहीं पता और पता हो गया कि संगत कोण बराबर है, तो हम समांतर कह ही नहीं सकते हैं। जब समांतर होता है तो संगत कोण बराबर होता है। तो जब संगत कोण बराबर है यानी समांतर है तभी ना। तो दोनों फैक्ट क्या हो गया, अर्थात यहाँ पे यदि ऐसा होगा तो इसलिए ये हुआ, और यहाँ पे ऐसा होगा तो इसलिए L समांतर M। यस। अब बात यहीं पर जाके नहीं रुकती है कि आप यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया, ये सब कुछ हो गया, बस इतने। अरे संगत कोण और एकांतर कोण बस इसीलिए नहीं है, और भी आगे है। अब जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। बात कर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब जब ये भुजाएं आपस में बराबर होती है ना, अब बराबर तो पहले ऐसे होती नहीं है, और बराबर होंगी ना तो यहाँ पे क्लियर एक फैक्ट आ जाता है कि ये दोनों समांतर ही होने वाला, और ये सम्मुख जो भुजाएं होती है आपस में समांतर ही होने वाली है। जब ऐसी स्थिति आती है तो होता क्या है कि अब यहाँ पे जो कोण होते हैं 4, अब इन चारों कोणों को ध्यान से बात को समझिएगा। इन चारों कोणों में क्या होता है कि इनको जोड़ेंगे तो 180 होगा, और इनको जोड़ेंगे तो 180 होगा, और इनको जोड़ेंगे तो 180 होगा, और इनको जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब देखिए फैक्ट वाली बात क्या है कि जब संगत कोण, देखिए इसका संगत कोण ये था, ध्यान से समझिएगा, इसका संगत कोण ये था और इसका संगत कोण ये था, लेकिन यह इसके इक्वल भी था। ध्यान से समझिएगा, डबल टैप कर देंगे रहे जो इक्वल है कि नहीं है। तो अब इन दोनों का योग 180 हुआ, तो इन दोनों का योग 180 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब समांतर रेखा होती है तो यहाँ पे मैंने 2 फैक्ट लिखा है। अभी आपको जब फिर पैरेलल लाइन के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पे तीसरा फैक्ट क्या निकल के आ रहा है कि तीसरा फैक्ट ये है कि दोनों तो बराबर होगा, और एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे फैक्ट जब संगत कोण से भी आप समझ सकते हैं, और संगत कोण से भी ये दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि इन दोनों यह रेखीय युग्म है, जबकि यह इसके इक्वल है और यह इसके इक्वल है और यह इसके है, तो ये दोनों 180 हो गए। तो जब ये दोनों 180, तो इसका इक्वल ये है, इसका इक्वल ये है, तो इन दोनों का भी तो योग 180 होगा, उसी तरह इनका भी योग 180 ही होगा। इसलिए यह तीसरा फैक्ट, पहला, दूसरा और तीसरा फैक्ट यहाँ पे आ जाता है कि इनके जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण जो होता है दो, उनका योग 180 होता है। उसी आधार पे आप देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से इसको बढ़ाएंगे ऐसे आगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इस कि आप देखिए ये एक ही ओर के अंतः कोण हुए या नहीं। अभी तो ये तीसरी फैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने उस फैक्ट की बातें नहीं की। अब जैसे कि आप को हमने बताया था बहिष्कोण के बारे में, बातें की थी बहिष्कोण। आप, मैं बार बार कर रहा हूँ कि पिछले एपिसोडों को आप जाकर के देखिए, उसके बाद ही ये एपिसोड जो है कि अच्छे से समझ में आएगा। बहिष्कोण के बारे में मैंने बात किया था। तो ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, अब बताइए ये कोण किसके बराबर होगा? अगर ये पैरेलल जो है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है, तो यह कोण जो होगा इसके बराबर होगा, यह कोण जो होगा इसके बराबर होगा। अब क्यों होगा?
क्योंकि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों संगत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समांतर है, ट्रांसवर्सल है, इसके इधर वाला कोण और ऊपर, इसके इधर वाला ऊपर, संगत हुआ ना, जैसे वहाँ पे मैंने फैक्ट को बताया। अब ये क्यों इसके बराबर होगा, अगर इसको हम ऐसे बढ़ाएं तो ये समांतर है तो ये एक दूसरे के एकांतर होगा। यानी आपको अगर इस स्थिति में अगर यहाँ पर ये सब लाइनें तो खींची हुई मिलेंगी नहीं, ये लाइनें तो नहीं ना खींची हुई मिलेंगी सवालों में, ऐसे रहेगा। तो जब ऐसी स्थिति रहेगा तो हम कैसे मालूम कर लेंगे कि यह किसके इक्वल होगा। तो इसको मालूम करने के लिए हमें संगत कोण या संगत कोण के आधार पे इसको मालूम कर लेंगे कि यह इसके बराबर है, एकांतर कोण के आधार पे इसको कर लेंगे। तो अभी संगत कोण का फैक्ट समांतर चतुर्भुज में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत से सवालें ऐसी होती है, सवालों के बारे में भी चर्चाएं होती होंगी। आगे चल के सब कुछ आपको एकदम बताया जाएगा कि इनका कब कब क्या काम आएगा। तो सवाल जब आएंगी ना तो आपको वहाँ पर फिर फैक्ट समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ संगत कोण का कार्य क्या था। आपको यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पे अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सवाल क्या हो सकती है। तो जब सवाल आएगी तो एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी तो ध्यान से समझ सकते हैं ना। अब देखिए, सम्मुख कोण बराबर होता है और यह इसके बराबर, यह इसके, यानी ये दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे आपको तथ्य समझ में आ गई कि नहीं, हम कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे, अगर एंगल दिया रहेगा तो हम चतुर्भुज के एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी सारे सवालें बनेंगे जो कि आपको जैसे ही कोर्स समाप्त होगा, जब चतुर्भुज की, त्रिभुज की, वृत्त की जो कोर्स शुरू होगा तो उसमें जब सवालें आएंगे तो आपको वहाँ इन फैक्टों को बताया जाएगा कि संगत कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए ये हो रहा है। तो आपको परेशानी क्या होगी कि जब आप संगत कोण, एकांतर कोण के बारे में नहीं जानते रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे, तो क्या होगा कि संगत कोण और एकांतर कोण न पढ़ने की वजह से आपको वे सवालें समझ में नहीं आने वाली है। अतः इसको आप बारीकी से ध्यान दीजिए कि संगत कोण होते क्या हैं वास्तव में, और संगत कोण होते हैं तो जब पैरेलल होता है तो क्या होता है। अब ये तीनों फैक्ट पैरेलल के बाद ये तीनों फैक्ट होते हैं, तो तीनों फैक्ट यहाँ पर मिलेंगे, तीनों फैक्ट मिलेंगे तो समांतर होगा, क्योंकि हमने यहाँ 2 फैक्ट लिखा, यहाँ 3, तो यह तीनों यहाँ भी लिख सकते हैं कि यदि संगत कोण बराबर। देखिए, तीनों फैक्ट का मतलब क्या हुआ, तीनों में से कोई एक फैक्ट आपको मिल जाएगा तो हम इन 2 लाइन को समांतर कर सकते हैं। या तो संगत कोण मिल गया बराबर तो भी कर सकते हैं, एकांतर कोण बराबर मिल गया तो भी कर सकते हैं, या एक ही ओर के अंतः कोण। तीसरा फैक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा तो ये समांतर रेखाएं होंगी। अर्थात ये तीनों में से कोई एक फैक्ट मिल जाएगा तो हम इसे समांतर रेखा कह सकते हैं। तो आपको संगत कोण समझ में आ जाना चाहिए। संगत कोण को आप आसानी से समझे रहेंगे तो आप त्रिभुज में, चाहे चतुर्भुज में, या किसी भी प्रकार का चित्र दिया रहेगा तो उसमें यदि हम समांतर कोण, एकांतर कोण की जो तथ्यों को नहीं जाने रहेंगे, इनके बारे में नहीं जाने रहेंगे, तो उन सवालों को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर यदि मैं सॉल्व कर भी दूं तो आप नोट बना लेंगे, लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे बस आए, आपको नहीं आए, आपको आना चाहिए, आपको आना ही चाहिए। अर्थात आप इन वीडियोज को मज़े ले करके यदि पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आए। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में दी गई जो जानकारियां यहाँ पर है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत से भी कोड बचे हुए हैं जिनके बारे में पढ़ाया तो जा चुका है, लेकिन उनके महत्वपूर्णता के बारे में नहीं पढ़ाया गया होगा, तो उन पर फोकस की जाएंगे, उनके बारे में बताई जाएंगे, जहाँ पे कोटि पूरक, समपूरक और बहिष्कोण और अंतः कोण के बारे में चर्चाएँ होंगी। उसके बाद जो है हम त्रिभुज और चतुर्भुज के अंदर जो कोण बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो भी वीडियोज बन रहे हैं सब लॉन्ग वीडियोज होते जा रहे हैं। मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इतने लंबे वीडियोज की ज़रूरत नहीं है आपको। सब लोग कहते हैं ना कि कम से कम इतना समय तक पढ़ना चाहिए, नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कि आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे, आप सभी कामों से दूर होकर के केवल इसी में घुसे रहे। आपको समाज में रहना है, समाज से आप दूर नहीं हैं, तो इसलिए बहुत लंबा समय नहीं देना चाहिए। जो समय दे रहे हैं अधिकतम मैथ पढ़ने के लिए आप दे रहे हैं तो अधिक से अधिक 1 घंटा का समय दे सकते हैं, उससे ज़्यादा समय मत दीजिए। फिर उसके बाद रिलैक्स रहिए,
क्योंकि हर 20 मिनट के बाद रिलैक्स होने के बाद ही आप पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जाइए और आपका ब्रेन जो है कि गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं करना है। मैं भी लगातार ऐसे पढ़ता नहीं था, यानी कि लगातार पढ़ते रहो। जब आपका ब्रेन काम करना बंद करता है ना, उस समय आपको रिलैक्स होना चाहिए। इसलिए मैं लंबे वीडियोज़ को नहीं बनाता हूँ। मैं बहुत से वीडियोज़ को देखा हूँ कि बहुत से लोग लंबे बनाते हैं, उनकी अलग फैक्ट होगी। हमारी फैक्ट ये है कि मैं बहुत लंबे वीडियोज़ को नहीं बनाता हूँ, तो इसलिए ये लंबे वीडियोज़ हो रहे हैं। लेकिन जिस छोटी से छोटी टॉपिक, ये कहीं नहीं कि पूरा कोर्स का मतलब कि एक ही वीडियोज़ में पूरा कोर्स डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। जिस टॉपिक को पकड़ के रख रहा हूँ उसको अगर समझ में आ गया, एक छोटी सी टॉपिक को समझ लेंगे तो छोटे कदमों से ही ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। ये नहीं कि हम छलांग लगा के छत पे चढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो छोटे कदमों को, यानी बूंद से घड़ा भरता है, बूंद से सागर भरता है। तो अब जो है कि छोटे कदमों से ही हमें आगे बढ़ते रहना है। तो हम क्या करेंगे कि जो वीडियोज आपको मिल रहे हैं वो अच्छे से आपको उनको पढ़ें, रिवाइज करें और मज़े ले करके, ये नहीं कि बोर हो करके, मज़े ले करके उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।